हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन मार्केट में आ चुका है और 7th एडिशन में 12 नए चैप्टर्स हैं। और इन 12 नए चैप्टर्स में से जो पहला चैप्टर ऐड हुआ है वो है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 किस बारे में है? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मीनिंग की, फंक्शंस की, क्वालिटीज़ की और क्लासिफिकेशन की एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए फिर चालू करते हैं। पहला जो है ये है मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन रूल्स का एक सेट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन रूल का एक सेट है जो सारे लोग जो रहते हैं एक जगह पे, साथ में जो सारे लोग रहते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इंडिया है, ठीक है, अब हमारी कंट्री में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे इंडिया के लोग एक्सेप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया के करते हैं, साउथ इंडिया के नहीं करते, है ना। ऐसा नहीं है कि यूपी के करते हैं फिर इधर गुजरात के नहीं करते। यानी कि जो लोग साथ में रहते हैं वो सारे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये जो सेट ऑफ रूल्स है इनको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है और इसीलिए इसको हम सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। यानी कि जो जितने भी सारे देश में लॉज होते हैं, ठीक है, उन लॉज में सबसे सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। देन कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करता है, जिनमें से कुछ हैं। एक तो रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है किसके बीच? अमोंग द सिटीजन्स, कि सिटीजन आपस में कैसे रिलेशनशिप शेयर करेंगे। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी की बात की गई है। यानी कि क्या कहा गया है कि जो सिटीजन्स है वो आपस में कैसे रिलेशनशिप शेयर करेंगे? फ्रेंडशिप, भाईचारे वाली। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? भाईचारा। तो कैसा रिलेशनशिप शेयर करेंगे? भाईचारे वाली। उसके बाद इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। तो हम कैसा रिलेशनशिप शेयर करेंगे आपस में? इक्वल, यानी कि किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्या करता है वो सिटीजन के अमोंग कैसा रिलेशन होगा आपस में, सिटीजन्स के आपस में कैसा रिलेशन होगा वो डिटरमाइन करता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिटरमाइन करता है कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, तो इससे आपकी ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप एक साथ मिक्स करके कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा सा डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर that determines relationship among the citizens and between citizens and the government। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी आखिर नीड क्यों है? क्या ज़रूरत है किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की? इंडिया को क्या ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? ठीक है, तो ज़रूरत क्या है? फर्स्ट नीड ये है कि अगर आपको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोगों ने चुना होता है। ठीक है, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड
फ्रॉम द पीपल। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्यों चाहिए होता है? मान लीजिए कि किसी देश में, ये एक कंट्री है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो यहाँ लोग चुन के ही गवर्नमेंट बनाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ जो भी पावरफुल होगा, है ना, वो कोशिश करेगा कि वो अपनी गवर्नमेंट बना ले। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं बोलेंगे, है ना। फिर नंबर 2, डिसाइड्स जुरिडिक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, यानी कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इनको कौन बताएगा कि आप किस फील्ड में काम कर सकते हैं, आप किस हद तक काम कर सकते हैं ना। कोई तो चाहिए इनका जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने वाला, है ना। तो कौन करेगा इनका जुरिस्डिक्शन डिसाइड? कॉन्स्टिट्यूशन। देन थर्ड, बिल्ड ए गुड सोसाइटी। अब विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा, यानी कि एब्सेंस ऑफ रूल्स होगा किसी सोसाइटी में, तो वहाँ क्या होगा? लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे को लूटेंगे, मर्डर करेंगे, है ना। यही सब चीज़ें चलेंगी, यानी कि सोसाइटी में बिल्कुल केओस का माहौल होगा। तो सोसाइटी में अगर एक गुड सोसाइटी बनानी है, पीसफुल सोसाइटी बनानी है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। देन नंबर 4, प्रिवेंट एब्यूज ऑफ पावर। अब किसी भी गवर्नमेंट को मान लीजिए कि आपने पावर दे दिया, ठीक है, और इस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ प्रेस के लोग हैं जो बोल रहे हैं, अगेंस्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है। और इस गवर्नमेंट ने क्या किया? इन प्रेस वालों को उठा के जेल में डाल दिया, यानी कि अपने पावर का मिसयूज किया। तो इस मिसयूज से बचाने के लिए कोई तो होना पड़ेगा जो बताएगा गवर्नमेंट को कि आपकी पावर इतने तक ही है, इससे ज़्यादा आपकी पावर नहीं है ना। तो ये कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है कि गवर्नमेंट का पावर कितना है और क्या है, तो एब्यूज ऑफ पावर से बचता है। फिर नंबर 5, सिक्योर राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट हमने बना दी, ठीक है, और ये कल गवर्नमेंट आके बोलती है कि आप अगर घर से बाहर निकलोगे तो आपको गोली मार दिया जाएगा, है ना। तो घर से बाहर निकलना तो ये हमारी राइट्स है ना, किसी मुद्दे पे बोलना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, ये भी हमारी राइट है। तो ये सब अधिकार हमसे ना छीने जाए, इसका ध्यान कौन रखेगा? अगर गवर्नमेंट ये कर रही है, हमारे राइट छीन रही है, तो इस गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई होना पड़ेगा, है ना। तो वो कौन होगा? वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको यहाँ से नीड भी समझ में आ गई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन है कि जो गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क जो होता है, इस्टाब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क कैसा होगा। जैसे सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पार्लियामेंट में क्या है? हमारे प्रेसिडेंट है और 2 हाउसेस है। सॉरी, पार्लियामेंट में क्या है? प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का ही पार्ट है, और पार्लियामेंट में 2 हाउसेस भी है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये जो फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट का, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन ये है। दूसरा फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? ग्रांटिंग एंड लिमिटिंग पावर्स, यानी कि जो भी गवर्नमेंट है, चाहे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशियरी हो गया, ठीक है, तो लेजिस्लेचर का पावर क्या है? लॉ बनाना। ये पावर किसने दिया है इसे? कॉन्स्टिट्यूशन ने। एग्जीक्यूटिव का पावर क्या है? डिसीजन मेकिंग करना और प्लस इम्प्लीमेंटेशन करना लॉज का, है ना। जुडिशियरी का, ये सारी चीज़ें जुडिशियली यानी कि सही तरीके से हो रही है, उसको कौन देखता है? जुडिशियरी।
तो ये जो फंक्शंस है इनके, ये जो पावर्स है, ये पावर्स कौन देता है इन्हें? ग्रांटिंग पावर्स, यानी कि ये पावर देने का काम किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन इन पावर्स पे लिमिट भी कौन लगाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे लेजिस्लेटिव जुडिशरी का काम नहीं कर सकती, है ना, तो इस पे लिमिट किसने किया है? लिमिट किसने लगाया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम ना सिर्फ पावर देना होता है, बल्कि उस पावर पे लिमिटेशंस लगाना भी कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है। देन थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ऑलरेडी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि इंडिविजुअल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। देन रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है? अगर एक कंट्री या अगर एक देश लॉ के हिसाब से चलता है तो उसे हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि मान लीजिए कि एक आदमी ने कोई चोरी की और लॉ में लिखा गया है कि चोरी की सज़ा 2 मंथ हो सकती है। तो अगर एक कंट्री रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है तो इस आदमी को 2 मंथ की ही सज़ा होगी। और एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि लॉ में कोई सज़ा दी ही नहीं गई है। तो अगर लॉ में कोई सज़ा नहीं है चोरी की, तो कोई भी देश इस चोर को पनिश नहीं कर सकता। यानी कि आप कोई भी एक्शन किसी के अगेंस्ट तभी ले सकते हो जब वो कानून में लिखा हुआ है, और ऐसे रूल को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। नंबर 5, प्रिस्क्राइबिंग द मैकेनिज्म फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उसके फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है, सारे मैकेनिज्म कौन प्रेस्क्राइब करता है, कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। देन 6th फंक्शन, जनरेट्स ट्रस्ट बिटवीन पीपल। यानी कि लोगों के बीच में तो ट्रस्ट जनरेट करता ही है कि हाँ ये लोग मुझे, क्योंकि हम एग्री कर रहे हैं ना, हम एग्री क्या कर रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है? लोगों में ट्रस्ट जनरेट होता है। देन सिर्फ लोगों में आपस में तो होता ही है, बट पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच में भी ट्रस्ट जनरेट होता है। गवर्नमेंट ना तो अपने पावर का एब्यूज कर सकती है और ना इनका जो पीपल का राइट होता है उस राइट का हनन कर सकते हैं। इस वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट और लोगों में आपस में ट्रस्ट बिल्ड होता है। देन 7, एक्सप्रेसेस एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के एस्पिरेशन को दर्शाता है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में अगर आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में साफ साफ लिखा गया है कि हमें कैसी सोसाइटी यानी कैसा समाज बनाना है। जैसे कि हमें एक रिपब्लिक बनाना है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, ये सब ऑलरेडी प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो ये किसकी एस्पिरेशन है, किसकी चाह है? हमारे देश के लोगों की चाह है कि हम एक ऐसा नेशन बनना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो पीपल के एस्पिरेशन को या सोसाइटी के एस्पिरेशन को भी दिखाता है। देन नंबर 8, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, ठीक है। अगर डिटेल में नहीं होता है तो ऊपर ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है। जैसे कि इंडिया के केस में अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो इसको कौन सॉल्व करता है? इसको सॉल्व करता है जुडिशियरी। और जुडिशियरी में खास करके एक इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हुई सेंटर और स्टेट के बीच में तो इसको कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करता है। फिर आप देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया है ना, तो रिजर्वेशन दिया गया है। और उसके बाद कॉन्सेप्ट्स लाइक डीपीएसपीस में मेंशन किया गया है कि जो ग्रोथ होनी चाहिए वो इक्विटेबल ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। तो अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, मान लीजिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही है एक समाज में, यहाँ के लोग काफ़ी रिच और काफ़ी ग्रो कर रहे हैं बट बाकी लोग सफ़र कर रहे हैं, तो क्या होगा?
इनके बीच और इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिनके थ्रू वो डायरेक्टली, जैसे कि इस केस में, और इनडायरेक्टली जैसे कि इस केस में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट या फिर इक्विटेबल डेवलपमेंट के थ्रू क्या करता है, डिस्प्यूट्स को और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, ठीक है। और रिजॉल्व के साथ कम भी करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी क्वालिटीज आप लिख सकते हो। यहाँ मेन जो क्वालिटी होनी चाहिए वो मैंने लिख दिया है। पहला है क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा है तो ऐसे लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, है ना। क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, और सिंप्लिसिटी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेंसस एंड लेजिटिमेसी, ठीक है। यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं वो कॉन्सेंसस के बेसिस पे होना चाहिए। मान लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, जैसे इंडिया के केस में क्या था कि इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब ऐसा नहीं कर देना है कि जब ये बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन तो मान लीजिए कि कुछ लोग राजी हैं, वो बोल रहे हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ये सही है, और बाकी लोग बिल्कुल ही राजी नहीं है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने डिज़ाइन किया है ये गलत है। तो यहाँ सहमति नहीं है, है ना। तो सहमति नहीं होगी, अगर सहमति नहीं होगी तो ये लोग तो फॉलो करेंगे पर ये लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। कुछ सेक्शन ऑफ द पार्ट जो इसके सपोर्ट में था वो तो फॉलो करेगा, बट बाकी पार्ट जो इसके सपोर्ट में नहीं था वो इसको अपोज करेगा, इसका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी जो लेजिटिमेसी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कॉन्सेंसस और लेजिटिमेसी होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मान लीजिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और 50 साल बाद 50 ईयर्स लेटर अब जो सिचुएशन है ना, जो कंडीशंस है, जो सर्कमस्टेंसेस है, सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, चेंज हो गई है, और ये जो लॉ यहाँ बनाए गए थे वो अब इस सिचुएशन में फिट नहीं बैठते। तो सिचुएशन के हिसाब से लॉ को चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि लॉ फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल होना चाहिए। टाइम के हिसाब से लॉ खुद को एडेप्ट कर लेना चाहिए। देन फोर्थ कॉम्प्रहेंसिव एंड कोहेसिव। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने लॉ बनाई है वो कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, यानी कि एवरी एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए, एवरी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसमें सिर्फ क्रिमिनल लॉ के बारे में बात की है आपने, क्रिमिनल लॉज, और इसमें जो सिविल लॉज होते हैं उसकी बात ही नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है कि कुछ एस्पेक्ट्स की आप बात कर रहे हो और कुछ की आप बात नहीं कर रहे हो। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसमें हर एक एस्पेक्ट की बात नहीं की गई है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव एंड कोहेसिव, यानी कि हर एक एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस को कवर करना चाहिए। देन फिफ्थ है एनफोर्सिबिलिटी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ भी कि मान लीजिए आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन आपने लागू नहीं किया, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन नाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, ये देश में फॉलो नहीं हो रहा है, इसको लागू नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो उसकी एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन देश में लागू भी होना चाहिए, ठीक है। देन 6 डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो तो उसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जैसे कि इक्वल राइट टू वोट, उसके बाद एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी 18 साल का हो गया उसको वोट देने का अधिकार, देन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देन वेलफेयर
गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना। यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, और ये जो इलेक्शन होने चाहिए वो कौन कंडक्ट कराए, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी कंडक्ट कराए, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स उस कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए। देन सेवेंथ क्वालिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, स्टेबिलिटी और एंड्योरेंस। इसका मतलब क्या है कि एक जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसा नहीं है कि 2020 में मानिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और 2022 में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना चेंज हो गया है, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में इतना चेंज कर दिया गया है कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो ऐसा दिखता है और यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो ऐसा दिखता है, मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस आपने जो भी रूल्स वगैरह बनाए हैं, जो भी कानून बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से तो चेंज होने चाहिए, जैसे कि यहाँ हमने इस एग्जांपल में देखा था, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहा है उसमें, ठीक है। एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए, ठीक है। देन फाइनली रूल ऑफ लॉ, जस्ट ए मिनट। रूल ऑफ लॉ की बात हमने कर ली है। ऐसा रूल जो लॉ के हिसाब से हो उसे हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। देन अगला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, नंबर 4, ओके। तो पहला जो कैटेगरी है इसमें आता है इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इवोल्व्ड मतलब क्या हुआ है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बनाया गया है, ठीक है। ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बनाया गया, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है और इसका कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है जिस दिन को हम बोल सकते हैं कि इस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे थ्रू आउट द हिस्ट्री धीरे धीरे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्व हुआ है, ठीक है। और इवोल्व जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो ज़्यादातर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जिनको किसी पार्टिकुलर दिन पे, डेट पे, है ना, इनको इनेक्ट किया गया है, ठीक है। फ्रेम्ड एट ए स्पेसिफिक टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम पे इनको फ्रेम किया गया है। जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है ना। इंडिया में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बाद 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया है ना। तो इसको बनाया भी इसी टाइम के दौरान गया था, 1946 से लेके 49 तक इसको इनेक्ट किया गया, इसको बनाया गया था इस पीरियड में, है ना। तो ये क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनेक्टेड वाले, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इनको बनाया गया था, कुछ लोगों को बैठा के कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, ठीक है, ये बनाया गया था। बट ये वाला ना धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, जैसे जैसे जजमेंट्स आते जाते हैं वो जजमेंट्स ऐड होते जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनते जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये इवॉल्व होता है, इसको हम बोलते हैं इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। देन दूसरा कैटेगरी है, इसमें है लीगल कॉन्स्टिट्यूशन और रियल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं पे लिख दो तो वो जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। जिस कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, ठीक है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जब हम लीगल और कॉन्वेंशंस एंड क्या है, सॉरी नॉट दिस, ये
कन्वेंशंस और डिस्कशन जो भी कोर्ट में होता है, ठीक है, उसको जब हम ऐड कर देते हैं लीगल कॉन्स्टिट्यूशन में, मान लीजिए कि ये जैसे इंडिया के केस में ये 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया रिटन फॉर्म में, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलेंगे, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो भी जुडिशरी के डिसीजंस हो और कन्वेंशंस हो जुडिशरी के, अगर इसमें ऐड कर दिए जाए तो इसको हम बोलेंगे रियल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया के केस में जुडिशरी के जो डिसीजंस होते हैं या कन्वेंशंस होते हैं, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं करते। ठीक है, देन थर्ड फॉर्म है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड अनरिटन में जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी लक्ष्मीकांत के प्रीवियस एडिशंस में हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। देन द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वैसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनको आप ऑर्डिनरी लॉ से, यानी कि जैसे आप पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी लॉज बनाते हो, ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि पार्लियामेंट में आपने वुमेन रिजर्वेशन पे लॉ बनाना है, वुमेन रिजर्वेशन, ठीक है, तो इसको पास करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए नॉर्मल लॉज बनाने के लिए, है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप सिंपल लॉ से ही, सिंपल मेजॉरिटी से ही अमेंड कर पा रहे हो, या फिर उसको, हाँ ठीक है, उसमें चेंजेस कर पा रहे हो, अमेंड कर पा रहे हो, तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को आप सिंपल मेजॉरिटी से क्या कर सकते हो, ब्रिटिश के, ये जो एग्जांपल है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जैसे नॉर्मल लॉस बनते हैं सेम तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। बट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है कि नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से आप लॉ बनाते हो उस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, आपको एक स्पेशल तरीका चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, एक डिफरेंट स्पेशल तरीका होना चाहिए। जैसे इंडिया के केस में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशल मेजॉरिटी। और कुछ केसेस में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट के, हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स के कॉन्करेंस भी चाहिए होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। फ्लेक्सिबल कौन सा होता है, जिसमें जैसे आप ऑर्डिनरी लॉज को अमेंड करते हो सेम तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हो। पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें चेंज करना इतना आसान नहीं होता। जैसे आप लॉ बनाते हो वैसे आप इसको नहीं कर सकते, इसके लिए एक स्पेशल तरीका होता है जो रिलेटिवली हार्ड टू गेट होता है, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी आपको जल्दी नहीं मिल सकती है ना, तो इसलिए ये थोड़ा टफ होता है। देन आखिरी पेज, यानी कि आखिरी टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाते हैं, ठीक है, क्यों बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जो गवर्नमेंट है वो एब्यूज ऑफ पावर ना कर पाए, है ना, पावर, और इसका जो पावर हो वो कहाँ से डिराइव हो, लोगों से, यानी कि पीपल से। ठीक है, तो यही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो गवर्नमेंट हो वो पावर का मिसयूज ना कर पाए। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है कि जो गवर्नमेंट है उसका अथॉरिटी कहाँ से आना चाहिए, लोगों से आना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं, इस प्रिंसिपल या इस आइडियोलॉजी को, जिसमें जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कहाँ से आती है, लोगों से आती है, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आसान शब्द में, आसान तरह से अगर आप मतलब समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए
कि जो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है ना, उस कंट्री के गवर्नमेंट को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। और यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ जो प्रोसेस प्रिंसिपल यूज हो रहा है, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लगभग सेम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, प्रोसेस है या फिर वो प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल में जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। क्या है, ये प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल में गवर्नमेंट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। और इस प्रिंसिपल को जो गवर्नमेंट फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का डायरेक्ट मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो कर रही है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लिमिट्स होंगे, किसके ऊपर, लिमिट्स होंगे गवर्नमेंट के ऊपर। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। गवर्नमेंट जो भी कंडक्ट करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस करेगी। ठीक है, देन इसके बाद ये जो है सोल और फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का सोल या फिर फिलोसॉफी कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका काम क्या है, लिमिटिंग द पावर ऑफ द स्टेट, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। देन कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स किसके हैं ये, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। पहला है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच पावर का सेपरेशन होना चाहिए। और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती हैं, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इनके बीच भी पावर का सेपरेशन होना चाहिए। लेजिस्लेटिव लॉ बनाने का काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम और जुडिशियरी अपना काम। सेकेंड, रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, अगर वो कोई एक्शन ले रही है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, गवर्नमेंट। उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, गवर्नमेंट। थर्ड, पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी कि जो अल्टीमेट पावर हो वो किसके हाथ में हो, लोगों के हाथ में, जनता के हाथ में। फोर्थ, रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। 5, जो जुडिशियरी हो वो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि जुडिशियरी पे ऐसा ना हो कि जुडिशियरी पे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कर रहा है या फिर लेजिस्लेटिव कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आपने पॉलिटी में पढ़ ही रखी होगी। ठीक है, तो वहाँ से आप ये समझ सकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मतलब कि जुडिशियरी पे इसका कंट्रोल ना हो, इसका भी कंट्रोल ना हो, जुडिशियरी जो भी काम करे इंडिपेंडेंटली कर सके। इंडिविजुअल राइट्स है ना, एक्चुअली इट शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। नंबर 7, सिविलियन कोर्ट ओवर मिलिट्री, सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री, यानी कि जो मिलिट्री हो इस पे सिविलियन कंट्रोल हो। जैसे कि हमारे देश में प्रेसिडेंट का कंट्रोल है मिलिट्री पे, और प्रेसिडेंट अपने आप में मिलिट्री ऑफिसर नहीं है, फिर भी इनका कंट्रोल है। तो ये भी एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, जहाँ मिलिट्री का खुद का कंट्रोल मिलिट्री पे नहीं होता। मिलिट्री का कंट्रोल किसके पास होता है, सिविलियन के पास, यानी कि अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होता है, सिविलियन के पास। देन नंबर 8, पुलिस अकाउंटेबिलिटी, यानी कि पुलिस कुछ भी कर रही है तो उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने एक्शन के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस किसी को जेल में डाल रही है और पूछा गया क्यों जेल में डाला है तो पुलिस बोल रही है मेरी मर्जी। ऐसा नहीं हो सकता है ना, पुलिस अकाउंटेबल होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स और भी हो सकते हैं इसके। ठीक है, और जब भी ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप लगभग गेस कर लोगे कि इसके क्या फीचर्स हैं। मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए जाए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है यहाँ पे हमारा ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर
भी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी इससे कोई हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि आप टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप नोट्स को ज़रूर डाउनलोड कर लें।